हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने आपको छंदों की वीडियो आप बनाई थी। उस प्रकार से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2026 के लिए कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के लिए हिंदी। आज आप क्लासों में काव्यों का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो काव्यों के बारे में आप जानेंगे। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य आपके पेपर में आएंगे, ये निश्चित है। तो आप देखेंगे कि काव्य क्या है और इसकी परिभाषा और इसके प्रकार। तो पहले अपन क्या है, काव्य की रूपरेखा सभी समझ लेते हैं। तो काव्य क्लास 1, इसमें परिभाषा और प्रकार और काव्य की रूपरेखा के बारे में बताया गया है। तो आप समझें इसे, काव्य कितने प्रकार का होता है। तो ये इस चार्ट से आप समझ लेंगे। काव्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा आपका काव्य होता है, ये आप देखें। एक आपका होता है श्रव्य काव्य। कौन सा काव्य? श्रव्य काव्य। और दूसरा आपका होता है दृश्य काव्य। नंबर 1 पे आपका श्रव्य काव्य है और नंबर 2 पे आपका दृश्य काव्य है। तो काव्य कितने प्रकार का है? मुख्य रूप से दो प्रकार का है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य होता है। अब श्रव्य काव्य कितने प्रकार का होता है? तो श्रव्य काव्य भी आपका दो प्रकार का होता है। प्रबंधक काव्य, कौन सा है आपका? प्रबंधक काव्य। और आपका मुक्तक काव्य कौन सा है? ये आपका रोमन गिनतियों में लिख लेंगे, प्रबंधक काव्य और आपका ये मुक्तक काव्य होता है। ये दो प्रकार का होता है। इधर आप इसे समझें कि ये प्रबंधक काव्य कितने प्रकार का होता है। तो प्रबंधक काव्य काव्य आपका तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन का होता है। कौन सा? महाकाव्य, खंड काव्य और जे आपका आख्यानिक गीत। महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक गीत। अब ये मुक्तक काव्य है, वो भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपका? मुक्तक काव्य दो प्रकार का है, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। अब ये गेय मुक्तक है, वो भी दो प्रकार का होता है, गीत और प्रगीत। गीत और कौन सा होता है? प्रगीत। तो आप इसे समझ लें कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य क्या होता है। ये मैं आपको आगे अब बताऊंगा कि प्रबंधक काव्य क्या है। वैसे आप सभी जानते हैं कि श्रव्य काव्य क्या है। सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य क्या है? देखने वाले काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। अब ये आता है फिर कि ये प्रबंधक काव्य क्या होता है आपका? वह काव्य जो छंदों की तारतम्यता में बना रहता है, इसकी कथा ऐतिहासिक सिद्ध होती है, उसे प्रबंधक काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य वह काव्य जो छंदों की तारतम्यता से मुक्त होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। फिर आपका महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानिक गीतियां, ये मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, सभी की परिभाषाएं हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए चलो आप चलते हैं, इसे और एक बार समझ लें। काव्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर 1 श्रव्य काव्य, नंबर 2 दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य भी दो प्रकार का होता है, प्रबंधक काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंधक काव्य तीन प्रकार का होता है आपका, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक गीत। ये मुक्तक काव्य दो प्रकार का होता है, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। ये मुक्तक भी दो प्रकार का है, गीत और प्रगीत। अब मान लो कहीं प्रश्न पूछा, उसने क्या प्रश्न पूछा कि खंड काव्य कैसा काव्य है? खंड काव्य है। अब इसमें चार ऑप्शन देगा। खंड काव्य कैसा है? तो यहाँ देगा मुक्तक काव्य 1 नंबर, दूसरा दृश्य काव्य, तीसरा श्रव्य काव्य और चौथा प्रबंधक काव्य। प्रबंधक काव्य। तो आप क्या कहेंगे इन दोनों में से? देखो पहले क्या है, ये खंड काव्य किसका है? प्रबंधक काव्य का है। तो आपका आंसर प्रबंधक काव्य हो जाएगा। यदि यहाँ प्रबंधक काव्य नहीं होता, कोई और होता, पाठ्य मुक्तक होता, कोई और होता पाठ्य मुक्तक, तो फिर क्या हो जाता ये? तो फिर आपका ये किसका है? श्रव्य काव्य की श्रेणी में आता है। श्रव्य काव्य का प्रबंधक, प्रबंधक काव्य का भी खंड काव्य है, तो श्रव्य काव्य आएगा। तो कैसे भी यदि पूछा जाए इसे, तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, अगर आपको ये ज्ञात है कि खंड काव्य प्रबंधक का काव्य का ही भेद है। तो प्रबंधक काव्य तीन प्रकार का है आपका, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानिक गीत। और ये मुक्तक काव्य दो प्रकार का है, गेय मुक्तक, पाठ्य मुक्तक
और ये गे मुक्तक भी दो प्रकार का है, गीत और प्रगीत। चलो आप आगे और देख लेते हैं काव्यों में। तो अब आपका आता है, अरे ये तो खुला ही नहीं। हाँ, आप इसे देखेंगे। अब देखते हैं कि काव्य किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, या काव्य क्या है परिभाषा दीजिए, या हो सकता है काव्य की परिभाषा दीजिए, कैसे भी प्रश्न पूछे। तो आज हमने काव्य की परिभाषा को दो तीन कवियों के माध्यम से यहाँ बताया है। पहला है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। अर्थात क्या होता है आपका, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। ये किसके अनुसार परिभाषा बताई, आचार्य विश्वनाथ ने इनकी परिभाषा दी कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। अब आता है दूसरी, पंडित जगन्नाथ के अनुसार। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को ही काव्य कहते हैं। इसको रमणीय अर्थ, यानी जिस अर्थ में, जिस शब्द के अर्थ में आनंद आ जाए तो वह रमणीय, रमणीय का मतलब क्या, रस आ जाए, आनंद आ जाए, ऐसी शब्दावली हो उसे अपन क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। तो कहा उन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को ही काव्य कहते हैं। एक बार प्रश्न में पूछा गया कि पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा दीजिए, तो आपको यही लिखना है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को ही काव्य कहते हैं। तीसरा मुनि है आपका भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार काव्य की परिभाषा दीजिए। तो आपको ये आंसर लिखना है, शब्द और अर्थ, कौन सा है, शब्द है और अर्थ, शब्द और अर्थ के सुंदर संयोग को ही काव्य कहते हैं। एक तो सुंदर शब्द हो और उसका अर्थ भी सुंदर हो, तो ऐसा अगर ऐसा सुंदर संयोग बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। ये भरत मुनि ने कहा, शब्द और अर्थ के सुंदर संयोग को ही काव्य कहते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार क्या है आपकी परिभाषा, कि शब्द और अर्थ के सुंदर संयोग को ही क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के सुंदर संयोग को ही क्या कहते हैं, अपन काव्य कहते हैं। इस प्रकार से भरत मुनि ने दिया। तो एक बार और सुना, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को ही काव्य कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार शब्द और अर्थ के सुंदर संयोग को ही क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से याद रखें, आपके परीक्षा के लिए तैयारी करें, ये इम्पोर्टेंट है। किसी न किसी से परिभाषा पूछी जाती है। अब आगे अपन चलते हैं कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, काव्य के कितने प्रकार हैं। तो आपका आता है, काव्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। आंसर ओटीओ में भी पूछा सकता है, काव्य के कितने प्रकार हैं, उसमें ऑप्शन देगा 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो कितने हैं आपको करना है, काव्य मुख्य रूप से कितने, 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, काव्य 3 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। वो लेखन शैली के आधार पर होते हैं। लेखन शैली के आधार पर काव्य 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य और एक कौन सा आपका मुक्तक काव्य होता है। लेकिन इस प्रकार से आपके 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो आपका है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। तो आज आप इसे देख लेते हैं। श्रव्य काव्य, जिस काव्य का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है
उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। कैसे? सुनकर या पढ़कर। इसे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि क्या है, कविता है। कविता किसी से सुने और उसका आनंद प्राप्त हो, या अपन खुद पढ़ें और उसका आनंद प्राप्त करें, तो ये क्या होता है, इसे सुना भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। तो कहा कि जिस काव्य का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास आदि। कविता को सुना भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। कहानी को सुना भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। उपन्यास को सुना भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। इस प्रकार से ये श्रव्य काव्य आपका क्या हो गया? जिस काव्य का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे कविता, कहानी, उपन्यास आदि। अब इनके प्रकार आपका श्रव्य काव्य भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर इसका प्रकार है आपका कितना है? नंबर 1 है प्रबंधक काव्य, नंबर 2 मुक्तक काव्य। यानी श्रव्य काव्य भी 2 प्रकार का होता है, प्रबंधक काव्य और कौन सा? मुक्तक काव्य। अब नंबर 2 पे आता है दृश्य काव्य। कौन सा है? यानी काव्य मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, तो एक आपका श्रव्य काव्य हो गया, दूसरा दृश्य काव्य। देखिए दृश्य काव्य, जिस काव्य का आनंद देख कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जिसका आनंद कैसे लिया जाए? देख कर लिया जाए, उसे क्या कहते हैं अपन? दृश्य काव्य कहते हैं। मुख्य रूप से इसे देख कर लिया जा सकता है, लेकिन ये तीनों में ही आता है। इसे सुनकर भी, पढ़कर भी और देख कर भी ले सकते हैं इसका आनंद। तो जिसका आनंद सुनकर, पढ़कर, देख कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। और जिस काव्य का आनंद देख कर लिया जाता है, मेन आपकी यही परिभाषा है कि जिस काव्य का आनंद देख कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे नाटक को देखा जाता है, एकांकी आदि। नाटक को आप क्या कर सकते हैं? दूसरे से सुन भी सकते हैं, रंगमंच पर देख भी सकते हैं, आप किताब से पढ़ भी सकते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार से है दृश्य काव्य में। तो जिस काव्य का आनंद देख कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे नाटक, एकांकी आदि। आपकी समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए। श्रव्य काव्य, जिस काव्य का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे कविता, कहानी, उपन्यास आदि। इसके प्रकार ये 2 प्रकार का होता है, प्रबंधक काव्य और मुक्तक काव्य। अब आता है आपका दृश्य काव्य। जिस काव्य का आनंद देखकर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे नाटक, एकांकी आदि। इसके बाद आप देखते हैं कि दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य में अंतर लिखिए। तो इनमें अंतर क्या है? ये इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत बार इसे पूछा जाता है कि श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य में अंतर लिखिए। तो अंतर क्या है आपका? श्रव्य एवं दृश्य काव्य में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 है आपका श्रव्य काव्य, और यहाँ पर डालिए हमने दृश्य काव्य। तो देखिए, यह सुनने और पढ़ने का काव्य होता है, यह सुनने, पढ़ने और देखने का काव्य होता है। इसमें मैंने आपको तीनों बताया था। ऐसे ही है, यह सुनने और पढ़ने का काव्य। इसे केवल सुना और पढ़ा जा सकता है श्रव्य काव्य को, और इसे सुना और पढ़ा देखा जा सकता है। तो नंबर 1 पे आपका आता है कि यह सुनने और पढ़ने का काव्य होता है। यह सुनने, पढ़ने और देखने का काव्य होता है। नंबर 2, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, या इसमें पात्रों की संख्या 1 होती है, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे एक ही व्यक्ति सुन सकता है, पढ़ सकता है। तो इसमें पात्रों की संख्या कम होती है और इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि रंगमंच पर दिखाया जाएगा तो ये पात्र दिख रहे हैं, इसमें होंगे, तो इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। नंबर 3, इसे रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे तो प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो नंबर 3 पे आपका है, इसे रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसमें कविता कौमा कहानी कौमा उपन्यास आदि आते हैं। इसमें नाटक एकांकी आदि आते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? कविता कहानी उपन्यास आते हैं, और इसमें नाटक और आपकी एकांकी आता है। इस प्रकार से श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य का अंतर हो जाता है। एक बार और सुन लीजिए। यह सुनने और पढ़ने का काव्य होता है, यह सुनने पढ़ने और देखने का काव्य होता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है और इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसे रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें कविता कहानी उपन्यास आदि आते हैं। इसमें नाटक एकांकी आदि आते हैं। इस प्रकार से आपका श्रव्य एवं दृश्य काव्य का अंतर हो जाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए ठीक है। हम लोगों ने आप लोगों को बताया, हमारी वीडियो को इसी प्रकार देखते रहें और लाइक शेयर करते रहें। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मैं 100% 100% गारंटी देता हूं कि मैं जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाऊंगा उसमें से 100% आपकी परीक्षा में फंसेगा। थैंक यू, धन्यवाद।